हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? शायद ठीक ही होंगे। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में क्या क्या देख लिया है? नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें देख ली अभी तक, मैक्सिमम तो देख ही लिया है, और जो भी कुछ बचा हुआ है उसको भी देख लिया जाए। करेक्ट। सो एक बात कर लेते हैं पहले हम लोग। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट छोटी सी बात है कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात की बात कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा रहे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों ने पढ़ा है, जितना हमको काम आएगा उतनी चीजें मैं आपके सामने कुछ कुछ बातें रख देता हूं। यदि ऐसा लिखा हुआ है ए बटा बी, यदि ऐसा लिखा हुआ है ए बटा बी बराबर सी बटा डी, तो इसको हम लोगों ने एक ऐसा के मान लिया अपनी तरफ से। तो अगर ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं? बी के। सिमिलरली ये भी इसके बराबर है, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है भाई? सी बराबर कितना? तो ये डी के। एक कॉन्सेप्ट तो हमें ये बहुत बार बार यूज आएगा, क्योंकि इसको हम लोग एक नंबर मान लिया और के मान लिया, लैम्डा मान लिया, जो कुछ मानना है वो मान लीजिए। ये तो बात होगी हमारी पहला पॉइंट की, रेशियो ए इज टू बी का रेशियो है। करेक्ट। अच्छा, दूसरी बात हम लोग इसी में कर लेते हैं, और वो है ये क्या? रेशियो को ऐसे भी लिखते हैं भाई, रेशियो को ऐसा तो लिख ही दिया, रेशियो को ऐसा भी लिखा जाता है ए अनुपात बी। करेक्ट। और दिस इज अ डबल डॉटेड सिंबल इज सी अनुपात डी। तो ये चीज और ये चीज एक ही है, लमसम ए बाई बी बराबर क्या लिखा हुआ है? सी बाई डी बराबर कितना? के। तो चाहे ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, हमको जब भी इस फॉर्म में ऐसा लिखा रहेगा तो हम उसको ऐसे डील करेंगे। करेक्ट, सही बात है। अगली बात जो आती है इसके अंदर वो ये आती है क्या कि ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, और तीसरा पॉइंट आता है कि हमारा कि तीसरा पॉइंट है रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या होता है? करेक्ट, कॉम्पोनेंडो। रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो ये है कि यदि इफ ए बटा बी बराबर सी बटा डी है, अगर कोई रेशियो है, तो अगर इस रेशियो में दोनों तरफ अगर वन जोड़ दिया जाए, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, इसका मतलब होता है वो कॉम्पोनेंडो होता है। दैट मीन्स एडिंग वन ऑन बोथ साइड, यही हमारा रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो होता है। रूल ऑफ क्या होता है? कॉम्पोनेंडो होता है। दोनों तरफ अगर वन जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? कॉम्पोनेंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंडो कहते हैं। इज इट क्लियर? सो मैं इसे एक बार मिटा दे रहा हूं, इस वाली बात को मिटा दिया जाए। सही है कि नहीं? चलिए, रूल ऑफ कॉम्पोनेंटो मतलब किसी भी रेशियो में दोनों तरफ वन जोड़ दिया, तो जोड़ दिए थे भाई ए बटा बी प्लस वन बराबर कितना? सी बटा डी प्लस वन। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी बटा बी बराबर सी प्लस डी बटा डी। दिस इज रूल ऑफ कॉम्पोनेंटो। दिस इज रूल ऑफ क्या रे बेटा? कॉम्पोनेंटो। ये रूल ऑफ कॉम्पोनेंटो है। इसी हिसाब से फोर्थ है रूल ऑफ डिविडेंडो। रूल ऑफ डिविडेंडो। रूल ऑफ डिविडेंडो। व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ डिविडेंडो? यदि क्या लिखा हुआ है? ए बटा बी बराबर सी बटा डी, अगर किसी रेशियो में दोनों तरफ एक जोड़ा तो इसका मतलब रूल ऑफ कॉम्पोनेंटो है, और अगर किसी रेशियो में दोनों तरफ एक घटा दिया तो रूल ऑफ डिविडेंडो है। तो मैंने यहां लिखा सब्सट्रैक्ट वन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने कितना घटा दिया? वन घटा दिया। तो अगर आपने दोनों तरफ वन घटा दिया तो आपके पास क्या मिलेगा? लेट्स सी। इसको मैं मिटाता जा रहा हूं, आप इसे देखते जाएं। रूल ऑफ व्हाट? डिविडेंडो की बात कर लेते हैं। सो दोनों तरफ आपने वन घटा दिया, ए बटा बी माइनस वन बराबर सी बटा डी माइनस वन।
सो व्हाट अबाउट दिस, दिस इज a माइनस बी बटा बी बराबर c माइनस डी बटा डी। एलसीएम ले लिया भाई, ठीक है। तो a माइनस बी बटा बी बराबर c माइनस डी बटा डी। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ डिविडेंडो, दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ डिविडेंडो। ये डिविडेंडो है। और अगर मान लीजिए मैं इन दोनों रूल को मिला दूं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को, अगर मान लीजिए मैं इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, सो द रूल इज 5, रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी में कहा जाता है इसे योगांतरानुपात नियम। क्या कहा जाता है? योगांतरानुपात नियम, योगांतरानुपात नियम। योग मतलब कॉम्पोनेंडो, दोनों तरफ आपने 1 जोड़ा, और अंतरा मतलब डिवीजन, मतलब नॉट डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, अंतरा। तो योगांतरानुपात, योग और अंतर मतलब डिफरेंस। तो रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है? तो रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या है? रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है, अगर मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे दूं तो ये b और ये b तो कटेगा, तो क्या मिलेगा? a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी। इज दैट क्लियर और नॉट? एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तो भाई जब भी हमें कहीं भी रेशियो दिखाई देगा ना, क्या दिखाई देगा सर? हमारी जिंदगी में अगर कहीं रेशियो आएगा तो हमारे दिमाग में हम एक बार जरूर किसके बारे में सोचेंगे? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में सोचेंगे। क्या कहा मैंने? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में सोचेंगे। सही है ना सर? क्या इससे क्या फायदा, हमारी जिंदगी में क्या फायदा होगा? भाई आपकी जिंदगी में इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो जिंदगी झंड बनी हुई है ना, वो जिंदगी हमारी आसान बन जाएगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, आपकी तो नहीं बनी हुई, मेरी बनी हुई मान लीजिए। सही है कि नहीं? सो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पर हमें एक तो रेशियो दिया रहे वहाँ कर सकते हैं। दूसरी बात, जो चीज़ें रेशियो की फॉर्म में हो और कॉम्प्लिकेटेड हो वहाँ कर सकते हैं। करेक्ट? तो इसमें क्या है, अब मैं फ्रेश रूल ऑफ ये आपने लिख लिया होगा। मैं अभी आपके समक्ष फ्रेश कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लिख दे रहा हूं। मैं आपके समक्ष अभी फ्रेश कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लिख दे रहा हूं। तो व्हाट इज द फ्रेश कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? मतलब मैं अगर बात करूं कि यदि a बटा बी बराबर c बटा डी है, देन ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो क्या हुआ? a प्लस बी लिखा है, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बटा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो एज सिंपल एज दैट, देन क्या लिखेंगे भाई? देन यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड व्हाट? डिविडेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है भाई? हाँ, स्पेलिंग पे मत जाइए, डिविडेंडो ठीक ही लग रहा है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मतलब क्या करना है? एक रेशियो दिया गया है, तो क्या करेंगे? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND रूल, मैं यहां लिख दूं CND रूल। तो CND रूल क्या कहता है? न्यूमरेटर प्लस कितना? डिनोमिनेटर बटा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अच्छा, ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं आप, ऊपर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिख दें और नीचे में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इसे ही हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। तो इसी बात को हम लोग अगर लिखें तो व्हाट यू राइट? a प्लस बी बटा a माइनस बी, जिसमें जुड़ा उसी में से घटा, बराबर कितना? बोलिए ना। अच्छा, इधर अगर आपने प्लस ले लिया और इधर माइनस ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर प्लस है तो इधर भी प्लस ही लेना। c प्लस डी बटा कितना? c माइनस डी। दैट्स कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड व्हाट? डिविडेंडो। सही है ना? कहां यूज करेंगे? जहां रेशियो दिया रहे। वेर वी यूज द कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? जहां पर रेशियो का जिक्र कर रहा है क्वेश्चन, या वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रेशियो दिखाई दे रहा है और उस चीज को अगर हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है तो ये बड़ा काम की चीज है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड व्हाट? डिविडेंडो। उतार लीजिए इसको। सो व्हाट इज द कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बटा
न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बराबर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बटा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अच्छा, इसी रूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? और इसे ऊपर लिख दें a माइनस बी बटा a प्लस बी, ऊपर डिफरेंस ले लो, इधर डिफरेंस लिया तो इधर भी डिफरेंस, c माइनस डी बटा इधर नीचे में कितना c प्लस डी। यही भी ये भी मेरा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो है, इससे भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सही है कि नहीं? तो इसे उतार लीजिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो? तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो बहुत आसान सी चीज है। यूज कहाँ करेंगे सर? जहां रेशियो दिया रहे, तो उतार लीजिए इसे। करेक्ट, जल्दी से इसे कॉपी करिए। चलिए मिटाया जाए। चलिए एक बार इतना ही बोर्ड काम में लेते हैं ना। अगली बात हम लोग इसमें करें तो ये 5वां पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे साथ ऐसे लिखा हुआ है क्या? जैसे मान लीजिए कोई रेशियो लिखा हुआ है कि इफ, या फिर ऐसे लिखा हुआ है a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर e बटा f। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डॉट 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 डॉट, आगे चलता जा रहा है। दिस इज इक्वल टू सारे न्यूमरेटर का सम ऊपर लिख दिया जाए, a प्लस सी प्लस ई एंड अप टू सो ऑन, बटा नीचे में क्या लिख दिया जाए? सबका सम लिख दिया जाए, b प्लस डी प्लस f प्लस सो ऑन। सो दिस रिजल्ट इज ऑलवेज होल्ड इन मैथमेटिक्स। कैसे सर? जैसे मान लीजिए अगर ये बराबर है तो बराबर है, तो एक एग्जांपल से आपको समझाना पड़ेगा। जैसे 1/2 बराबर 1/2 बराबर कितना? 2/4, 2/4, ये भी 1/2 ही है। और कुछ 8/16, ये भी 1/2 है। अच्छा, इसके बराबर आपको क्या सिखाया मैंने? इन सब का सम, इन सब का सम कितना? तो 1 प्लस 2 प्लस 8 बटा कितना? 2 प्लस 4 n प्लस कितना? 16। अच्छा, बेसिकली ये 1/2 है, ये भी 1/2, 8 दूनी 16, ये भी 2 दूनी 4, 1/2 है। सो लेट अस चेक ये 1/2 है कि नहीं है, देख लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने देखा, 8 और 2 10 है कितना? 11, 4 और 16 2 18, 4 कितना? 22, तो 11 दूनी कितना? 22, 1/2 है। इसका मतलब दिस रिजल्ट इज ऑलवेज होल्ड, दिस रिजल्ट इज ऑलवेज होल्ड इन रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो प्लीज नोट इट डाउन। सही है कि अगर कोई एक इस टाइप से रेशियो की फॉर्म में लिखा रहे तो हम उसे लिख सकते हैं सब न्यूमरेटर वाले जितने भी है उन सबका सम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्वांटिटीज का सम। ठीक है, 6 के बाद वी राइट द 7th रिजल्ट इन किसमें? इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नाउ पॉइंट नंबर 7 भी राइट हियर कि अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर e बटा f, और ये भी चलता जा रहा है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसके बराबर होंगी? ऊपर में सब नंबर का स्क्वायर ले लिया और रूट ले लिया, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर चलता जा रहा है बटा अंडर रूट, ये डॉट डॉट है भाई। नीचे में क्या लिखांगे भाई? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। सर ये कैसे होता है? नाउ इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं रे बाबा? हो कैसे सकता है वो तो हम लोग देख ही सकते हैं, राइट? बहुत आसान सी बात है। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो इसे बराबर के मान लेंगे, फिर ए का वैल्यू निकाल लेंगे, सी का वैल्यू निकाल लेंगे, ई का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना? फिर बी का भी निकाल लेंगे, डी का भी निकाल लेंगे, एफ का भी निकाल लेंगे। सही है, आ तो जाएगा। तो पहले बताओ ये होता कैसे है? तो वही एक सेम एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। 1/2 बराबर 2/4 बराबर 8/16। देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। तो अंडर रूट लगाया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बटा अंडर रूट लगाया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। सही है ना? अब इसे देख लेते हैं कि भाई ये वैल्यू कितनी आ रहा है। तो उधर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर करके इसको लिख रहा हूं, इक्वल टू
एक का स्क्वायर अंडर रूट एक सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एक प्लस कितना 4 प्लस कितना 64 डिवाइडेड बाई कितना, इधर में कितना आएगा भाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना 16 प्लस 16 का स्क्वायर कितना तो 256 बराबर अंडर रूट 64 और 4 68 अंडर रूट 69 आ गया बटा इक्वल टू है 16 और 4 कितना 20 256 में 20 जोड़ा 6 7 276 आ गया 276 आ गया अंडर रूट में। अच्छा 276 आ गया तो ये कुछ बन सकता है क्या? क्या 276 आ गया, हमें लाना कितना है तो 1/2 लाना है। तो इधर मैं एक बार कैलकुलेशन कर रहा हूं अलग से। चलिए दूसरा मार्कर ले लेते, मतलब दूसरी चौक ले लेते हैं, सॉरी दूसरी चौक ले लेते हैं। मैंने कहा कि भाई अगर मुझे 1/2 लाना है तो डेफिनेटली उस अंडर रूट से नीचे में 4 जनरेट होना चाहिए। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो वो 2 होता है। तो मैंने लिखा 4 गुणा कितना 69, 9 चौके 36, 6 3 6 चौके 24, 3 27, 276 आ रहा है। 276 आ रहा है तो आपका काम हो गया। दैट मीन्स दिस डाटा इज 1/2 और अगर ये 1/2 है दैट मीन्स दिस रिजल्ट इज ऑलवेज होल्ड। ये मैथमेटिक्स में रिजल्ट ऑलवेज होल्ड करेगा, करेक्ट। तो इसे आप उतार लीजिए, जल्दी से इसे कॉपी करिए। जल्दी से इसे आप क्या करिए, कॉपी करिए ना। कॉपी हो गया होगा। सो ये हमें फंडामेंटल्स इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ध्यान में रखने। चलिए सो अब अगली बात इसके अंदर हम लोग कर लेते हैं कुछ एक HCF के बारे में ज़्यादा तो हमें मतलब इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन कुछ एक बात कर लेते हैं। HCF क्या होता है? HCF मतलब दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF मतलब, ठीक है। तो LCM क्या होता है, HCF क्या होता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो नंबर है उनका HCF क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो होगा, करेक्ट। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया हमने। HCF ऑफ कितना ले लें, मान लीजिए एक ले लिया 15 और एक ले लिया 17, 15 ले लिया, 17 ले लिया, 15 17 की बजाय एक 16 ले लिया, ठीक है। 15 और 16 का HCF कितना तो बोले 1। अगर किसी का HCF 1, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 15 एंड 16 आर कौन से नंबर, को प्राइम। को प्राइम मतलब रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम कह सकते हैं। अब HCF क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये तो नंबर का HCF निकाल रहे हैं, अगर किसी एक्सप्रेशन का HCF निकालें तो भी निकाल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपको निकालना आना ही चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल ले लिया हमने, HCF ऑफ 4, 4 ले लिया और 4 ले लिया, 16 ले लिया, 4 16 और क्या ले सकते हैं भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ले लें, 4 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा तो वो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
ठीक है ना। 4 और इसका जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और भी हम बहुत सारी बात तो कर ही सकते हैं, और ये बात कर सकते हैं कि भाई इनका जो HCF है वो ये आ जाएगा। 4 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और कोई एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई एक्सप्रेशंस का एग्जाम्पल नहीं, मान लीजिए कि कोई एक एक्सप्रेशंस की बात कर लें हम लोग, कोई भी एक एक्सप्रेशंस की बात कर लें, तो वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है क्या, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए लेट अस टेक कोई एग्जाम्पल, एक बार मैं देख रहा हूँ कोई एग्जाम्पल मिल ही जाए। कोई एग्जाम्पल मिल ही जाए। जैसे मान लीजिए एक और ले लें, मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो यार, HCF ऑफ 4, 16, 24, तो इसका आंसर कितना, 4। इसका आंसर कितना, 4। फिर मान लीजिए HCF और ले लें हम लोग, एक नंबर ले लें HCF ऑफ, अगर हमें चाहिए एक्सप्रेशन, तो इसका अगर हमें HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक बंदे का मान लीजिए हमने लिया, कोई एक बंदा ले लिया, मान लीजिए कोई भी 2 नंबर ले लिए। एक नंबर ले लिया हमने HCF, एक्सप्रेशन ले रहा हूं भाई, तो एक नंबर ले लिया मैंने x² इंटू x+1, और एक नंबर ले लिया मैंने x इंटू x+1 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा इस केस के अंदर, x की अधिकतम मतलब x की ये पावर, यहां पर कॉमन पावर क्या है, हाईएस्ट कॉमन 1 है x, और इधर में x+1 पे पावर 1 गए, और इधर में x+1 पर पावर कितनी है, 2 है, तो x इंटू कितना आ जाएगा, x+1, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यस और नो। तो HCF कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं, x² इंटू x+1, x इंटू x+1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो इसे भी उतार लीजिए, इसको भी आप उतार लीजिए। चलिए उतार लिया हो। अच्छा, एक और बात इसमें थोड़ी हो ही जाए, और वो क्या है कि एक और बात इसमें हो ही जाए, और वो है ये कि एक इसी में नोट की बात कर लेता हूं, एक नोट लिख लेता है कि मान लीजिए एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आपसे HCF पूछे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A/B, C/D, E/F एंड वगैरह वगैरह चलता जा रहा है। तो क्या करेंगे स्टेप में, ऊपर वाले का तो हम लोग क्या ले लेंगे, HCF ऑफ कौन से डाटा, A, C, E, so on, और नीचे वाले के डाटा को क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल B, D, F एंड so on। तो इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में किसी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता है, तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस, करेक्ट। तो इसे भी आप उतार लें अपनी कॉपी में, सही है ना, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी बात और LCM के लिए कर लेते हैं। LCM जो होता है ना, वो क्या होता है भाई, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। LCM स्टैंड्स फॉर व्हाट, लिस्ट, C मतलब कॉमन, लघुत्तम समापत्ति, एंड दिस M मतलब मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दिस इज कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके अंदर भी कुछ बातें हैं वो हम लोग देख ही लेते हैं। पहली बात कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन का, वैसे LCM तो आपको निकालना आता ही है, LCM ऑफ A/B, C/D, E/F एंड वगैरह वगैरह,
तो ऊपर में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे ऊपर के डाटाओं का, किस किस का, ए सी ई एंड सो ऑन, बटा नीचे के डाटाओं का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, क्या लिखेंगे, बी डी एफ। दिस इज द वे। इसको हम लोग 12th क्लास में एक फंक्शन चैप्टर है उसमें जरूर करते हैं। सो ये भी एक फंडा हो गया एलसीएम। अच्छा, इसका दूसरा फंडा, जैसे मान लीजिए लेट एक्स एंड वाई आर टू नंबर, एक्स एंड वाई आर टू नंबर। अब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ नंबर गुणा एचसीएफ ऑफ नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है यहां पे, x इंटू वाई बराबर एलसीएम ऑफ क्या, x एंड y इंटू एचसीएफ ऑफ कितना, एचसीएफ ऑफ कितना, x एंड y। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिगार्डिंग एलसीएम एंड व्हाट, एचसीएफ। सही है कि नहीं? सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू कितना, एचसीएफ, दैट मीन्स एक्स वाई बराबर एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई एंड एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। इसे भी आप उतार लीजिए। ये सारी चीजें आपकी 9, 10, 8, 9, 10 में पड़ी हुई हैं, तो इतना ज्यादा मैं इन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आप लिख लीजिए बस। ये कहीं भी अगर काम आएगा तो हम यूज कर लेंगे। सही है, चलिए, तो उतार लिया होगा आपने। कुछ और बात इसके अंदर एलसीएम में, अच्छा, इसके अंदर जो काम की चीज है वो एक और हम लोग एलसीएम में लिखते हैं, और वो है ये क्या, क्वेश्चन अभी हम करेंगे 2-4। पहली बात, एलसीएम ऑफ रेशनल क्यू एंड क्यू, मतलब रेशनल और रेशनल का एलसीएम क्या होगा भाई, डिफाइन होगा, डिफाइन होगा। फिर मुद्दा आता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो ये नॉट पॉसिबल, डिफाइन नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। करेक्ट, रेशनल और इरेशनल का कैसे, जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई बताओ लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या, 2 एंड पाई, तो ये 2 क्या है तो रेशनल है, पाई क्या है तो इरेशनल है, तो आंसर कितना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सही है कि नहीं? द आंसर इज नॉट पॉसिबल। फिर मान लीजिए एक और सवाल मुझसे यहां पर पूछ ले कि बताओ लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 1, 1/2, 1/3 एंड पाई, ये पूछ ले। तो भाई मुझे तो यहां दिखाई दे रहा है कि एक नंबर इरेशनल आ गया, तो अगर आप करना भी चाहोगे इसमें तो क्या करोगे भाई, आंसर क्या, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पाई यहां पर क्या है, इरेशनल नंबर, पाई यहां पर क्या है, इरेशनल नंबर। करेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशनल, रेशनल डिफाइन है। अच्छा बोले डिफाइन कैसे है वो भी बता दो। तो भाई बहुत आसान सी बात है ना यार, जैसे मान लीजिए मैंने 2 और 5 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 10। इनका जो कॉमन मल्टीपल है वो कितना आएगा, 10 आएगा। सही है कि नहीं, 10 आएगा। तो प्लीज इसे भी उतार लीजिए। अच्छा यहां पर हमने केस ले लिया रेशनल, 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 इरेशनल। अब मुद्दा बच गया इरेशनल और इरेशनल का। ठीक है, किसका मुद्दा बच गया, इरेशनल और इरेशनल का। तो प्लीज इसे एक बार आप उतार लीजिए जल्दी से, फास्ट। हो गया होगा। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी।
मिटा दिया जाए। चलिए अगला जो पॉइंट है इसी के अंदर, और वो है ये, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इर्रेशनल और इर्रेशनल, दोनों ही इर्रेशनल है, तो ये डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी डिफाइन, मे बी डिफाइन और मे नॉट बी, और मे नॉट बी। इंटरेस्टिंग। रेशनल इर्रेशनल का एलसीएम डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो कैसे? पहला एग्जांपल, मैंने आपसे पूछा लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ पाई और ई। पाई भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, तो डिफाइन होगा क्या? नहीं, नॉट डिफाइन, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर आप पाई का टेबल लिखोगे ना, पाई का टेबल, तो पाई का टेबल लिखोगे तो आपके पास अगर पाई का टेबल लिख रहे हैं आप, तो 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, वगैरह वगैरह। अगर आप ई का टेबल लिखोगे ना, 1 इंटू ई, 2 इंटू ई, 3 इंटू ई, वगैरह वगैरह, कोई भी इसके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो इसीलिए आंसर नहीं। तो बताइए बोले होगा कब? तो एक एग्जांपल और लिया, मैंने कहा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3√2 और 5√2 इसका निकालना है। तो 3√2 और 5√2 का अगर एलसीएम निकालना है तो इसमें क्या ये √2 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया, √2 बाहर निकाल लिया, सेम काइंड का नंबर है, इनका जो नेचर है वो सेम काइंड है, और इधर क्या बच जाएगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ कितना? 3 एंड कितना? 5, तो ये कितना हो जाएगा? √2 इंटू कितना? 15, दैट मीन्स 15 √2। यहां पर एलसीएम डिफाइन है, मतलब ये नंबर भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, लेकिन एलसीएम डिफाइन हो रहा है। यहां ये दोनों नंबर इर्रेशनल है लेकिन एलसीएम डिफाइन नहीं हो रहा है। फिर ऐसे ही एक और बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल, मतलब नेचर, काइंड, नेचर सेम होना चाहिए नंबर का। तो एक और बात कर लेते हैं हम लोग, और वो ये, और वो ये क्या कि एक और एग्जांपल मैंने आपके समक्ष लिखा कि बताइए भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ √2 एंड √3, क्या दोनों का नेचर सेम है? नहीं, तो आंसर क्या? नॉट पॉसिबल, एनपी, नेशनल परमिट। सही है? नहीं है भाई। बोले क्यों? क्योंकि भाई अगर आप √2 का टेबल लिखोगे ना तो 1 इंटू √2, 2 इंटू √2, 3 इंटू √2, वगैरह वगैरह, और अगर आप √3 का टेबल लिखोगे ना तो 1 इंटू √3, 2 इंटू √3 एंड वगैरह वगैरह। क्या इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है? नहीं, देयर इज नो कॉमन, देयर इज नो लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, नहीं है, मतलब आंसर कितना? नॉट पॉसिबल। अगर इतनी बातें अगर आपको क्लियर है तो आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आईटी स्टैंडर्ड पे। बाकी की चीजें मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो जितना मुझे आईटी के लिए रिक्वायरमेंट था उतनी चीजें मैं आपके समक्ष मैंने ये सारी चीजें रख दी। करेक्ट? आप इनको एक बार अच्छे से देख लें, और अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। करेक्ट? सो फाइन, एक और बात कर लेते हैं, मिटा दूं इसको मैं एक बार। अच्छा, एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, वो क्या है? एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, तो वो क्या है? एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, तो वो क्या है? हाँ, तो बोले बताइए साहब क्या आपके दिमाग में? हमारे दिमाग में ये है कि भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, वो हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से बड़ा होगा। बोले साहब सही बात है? मैंने बोला हाँ सही बात है। कैसे? बोले तो पहले तो बताओ ये बराबर कौन हो गए? तो इसकी दो घटनाएं, पहला एलसीएम जो है ना वो हमेशा ही बड़ा होगा, किससे? एचसीएफ से, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एलसीएम बराबर, बीच में क्या आएगा बेटा? और एलसीएम बराबर कितना? एचसीएफ। ये बराबर कब होगा? when numbers are identical।
अगर नंबर आइडेंटिकल होंगे ना तो एलसीएम एचसीएफ बराबर हो सकता है। इसका मतलब एलसीएम इज हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, एचसीएफ। सही है ना, कोई भी नंबर तो एलसीएम जो है वो हमेशा ही बड़ा होगा किससे, एचसीएफ से। करेक्ट। तो जैसे मान लीजिए, तो इस चीज को आप उतार लीजिए पहले जल्दी से। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं बना, इस पर क्वेश्चन करते हैं। एलसीएम जो है ना वो हमेशा ही एचसीएफ से क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। तो इसे अब मिटा दिया जाए, इसको अब मिटा दिया जाए। ठीक है। तो एक सवाल पूछा मैंने, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, product of two number, find the product of two number whose LCM is 6 and HCF is 3। तो आंसर कितना भाई, बहुत साधारण सी बात है। लेट दो नंबर मान लिया आपने, लेट टू नंबर, कौन कौन से नंबर ले लिए, लेट टू नंबर आर एक्स एंड कितना, तो वाई। तो फिर वही रूल, एक्स इंटू वाई बराबर एचसीएफ ऑफ नंबर इंटू लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर। तो एक्स इंटू वाई बराबर एचसीएफ कितना दिया, तो 3 दिया, और एलसीएम कितना दिया, तो वो 6 दिया। तो आंसर कितना, 18। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। मतलब ये है कि इसके अंदर मान लो दोनों नंबर दे दे, एचसीएफ दे दे तो आपसे एलसीएम पूछ सकता है, और मान लो एचसीएफ पूछ सकता है, एलसीएम दे दे, दो नंबर दे दे तो एचसीएफ भी पूछ सकता है। सही बात है। और अगर एचसीएफ और एलसीएम दे दे तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। करेक्ट। सो अगला क्वेश्चन, इसे भी आप उतार लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूं, इसी वाले पार्ट में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, और मॉडिफिकेशन है ये क्या, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुज एलसीएम इज, मान लीजिए 15 एंड एचसीएफ इज एचसीएफ इज 20। तो हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास क्या होगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एक्स वाई बराबर एचसीएफ एलसीएम इनटू कितना, एचसीएफ। ये तो जानते ही हम लोग। तो एक्स इंटू वाई बराबर एलसीएम कितना है, तो 15 है, और एचसीएफ कितना है, तो 20। तो 15 दूनी 20, और ये कितना, 300, जो कि सरासर क्या गलत है। क्यों भाई, ऐसे दुनिया में कोई नंबर हो ही नहीं सकते जिनका एलसीएम तो कितना हो जाए, 15 हो जाए, और एचसीएफ कितना हो जाए, बिकॉज 20 हो जाए। बिकॉज एलसीएम जो है वो हमेशा एचसीएफ से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जहां बिकॉज ऐसा होना चाहिए क्योंकि एलसीएम यहां कितना दिया है, तो 15 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है, 20। ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स इस काटने का मतलब है, इट मीन्स नंबर नॉट एग्जिस्ट। दुनिया में ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे जिनका एलसीएम 15 हो और एचसीएफ कितना हो, 20। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलसीएम एंड एचसीएफ थ्योरी। आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सही है। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं। इस पर क्वेश्चंस का आइडिया आपको लग गया होगा। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उसके बाहर कोई चीज नहीं जाएगी, इट्स गारंटी। ये मेरा गारंटेड वादा है, एक भी क्वेश्चंस नंबर सिस्टम का इससे बाहर नहीं जाएगा। सही है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लिया जाए, थोड़ा सा क्वेश्चंस और कर लिया जाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 22/7
माइनस पाई। ये सवाल आईआईटी में भी पूछा हुआ है या किसी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है या बहुत पहले आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो बोले साहब कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान सवाल आईआईटी ने पूछा, अगर हम रहते उस समय तो हम आंसर बता देते। सही बात है ना भाई? हाँ। बोले बता देते तो कितना आंसर है? बोले आंसर इज 0। तो मैंने बोला सरासर गलत, 0 नहीं होगा। क्यों? बोले क्यों भाई? बोले 22/7 जो नंबर है ना वो रेशनल है कि इरेशनल है? तो रेशनल है, बिकॉज 0 नहीं होगा। 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है, और 22/7 होता कितना है? लगभग मान की बात करें हम 3.1428 वगैरह वगैरह। और जो पाई होता है, पाई अपने आप में इरेशनल नंबर है, और इसका भी लगभग मान हम लोग कैसे देते हैं? 3.1416 वगैरह वगैरह। तो यार एक बात बताओ, अगर इसमें से आप घटाएंगे तो 0 तो आएगा नहीं। ये 1428 है, ये 1416 है, तो फिर आंसर क्या होगा सर? सो ये तो 0 तो नहीं आएगा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर जो लिखा हुआ है वही लिख दो, कोई चेंजेस नहीं। 22/7 माइनस पाई ही इसका आंसर है, मतलब जो लिखा हुआ है वही आंसर है। ठीक है, आप घटाएंगे कैसे भाई? हम तो नहीं घटाएंगे, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। क्या आएगी? 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू। अगर आप लिखना चाहें तो 0.16 वगैरह वगैरह, ये वाली वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगी। सो ये भी एक क्वेश्चन हमारे सामने जनरेट होता है। ठीक है, तो इसे भी आप उतार लीजिए, मिटा दो इसको। चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके अंदर, कुछ बातें और हो जाएं तो अच्छा है। चलिए, लमसम हम लोगों ने बेसिक मैथ्स के बारे में जो आइडिया थे वो तो हम लोगों ने सारे कर ही लिए हैं। ठीक है ना, जितने भी बेसिक मैथ्स के बारे में हमारे पास जो आइडियाज़ थे वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या है शेयर कर ही लिए हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ बचेगी तो उसको हम लोग आगे की क्लासेस में ले लेंगे। ठीक है, अभी तक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने जहाँ तक हो सकता है कि सारे टॉपिक बेसिक के कवर अप कर लिए। अच्छा, कुछ बातें बची है डिविजिबिलिटी की। तो डिविजिबिलिटी की जो चीज़ें हैं वो रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी की चीज़ें हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे, और वो कब करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये बहुत सी आसान सी बातें हैं, इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शायद नहीं होगी। खैर, तो एक आध सवाल अगर और कर लिया जाए तो अच्छा है। तो एक क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने कि टिक आउट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमने मान लीजिए टिक करवाया आपसे कि भाई ट्रू और फॉल्स बताइए। तो पहला क्वेश्चन लिखा कि -√x बराबर 3 इंप्लाइज दैट x बराबर 9। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है √-x बराबर 5, इट्स इंप्लाइज दैट x बराबर -25। सही है। और तीसरी बात है और वो है कि √25 बराबर ±5। करेक्ट। तो ये हमें अब आंसर देने। तो भाई पहला सवाल जो है वो ये है कि -√x बराबर 3 है, तो x बराबर 9 होगा। नाउ लेट अस टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। भाई -√x बराबर 3 है, तो हमें एक बात पता है कि √x बराबर, इसे हम लोग -3 लिख सकते हैं। ये नंबर पॉजिटिव और ये नंबर नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव, तो आंसर इज व्हाट नॉट पॉसिबल।
मतलब आप अगर ऐसा समझ सकते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि अगर आपने x बराबर 9 इसके अंदर डाला तो 9 का स्क्वायर रूट कितना, 9 का स्क्वायर रूट कितना, तो वो 3 होता है, ना कि -3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना, तो फॉल्स। अच्छा, -√x बराबर 5 है तो x बराबर -25, तो उल्टा सोच लो ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये सवाल तो देखते ही आंसर कितना, तो ट्रू। फिर √25 का मतलब +-5, तो ये स्टेटमेंट क्या, फॉल्स। क्यों? क्योंकि √x² बराबर कितना होता है, तो mod x होता है। क्या होता है, √x² बराबर कितना, mod x होता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि √4 कितना, तो वो आंसर कितना, 2। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि आंसर +-2 लिखता है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, √9 का मतलब कितना, तो वो 3, ना कि +-3। इज दैट क्लियर? तो इसे भी आप उतार लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक मैथ्स कंसेप्ट। इसके अंदर हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस ले लिए हैं। बाकी आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी किताब से क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक मैंने बात की है कंटेंट की, तो मैंने पूरा कंटेंट लेने की कोशिश की है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मॉड्यूलस वगैरह में है, तो मैं एक लेक्चर और ले लेता हूँ जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग और भी कर लेते हैं, करेक्ट। और एक लेक्चर इसके बाद जो एक लेक्चर आएगा, बस उसी के अंदर हम लोग इंटायर मैथमेटिक्स को ख़त्म कर लेंगे। इंटायर मैथमेटिक्स को नहीं, सॉरी, इंटायर बेसिक मैथ्स को ख़त्म कर लेंगे, और जितने टॉपिक्स हमने पढ़े उन सब पर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट 40 से 45 मिनट्स का एक लेक्चर लेंगे, और फिर बेसिक मैथ्स को हम आज पैकअप कर देंगे। इज दैट क्लियर? सो बस बहुत है। जो भी चीज़ें मान लो कुछ छूट गई हैं, और जो भी रिलेटेड कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो वो आती जाती रहेंगी और होती रहेंगी वो, करेक्ट। सो इतना सफिशिएंट है, ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ने का मतलब फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करें। लेट्स सी, वो तो पता चलेगा जब हम अगले लेक्चर में आएंगे तब। अगले में तो पहले अभी बेसिक पे ही आएंगे, तो कुछ फंडामेंटल्स और कर लेते हैं, करेक्ट। सो प्लीज़, थैंक यू।